तो आपसे नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपने ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि एक मेरठ में हादसा हुआ था और कायदे से कहा जाए तो इस हादसे ने पूरे देश को दहला के रख दिया था। नीले ड्रम के नाम से न जाने कितने मीम्स बनते थे और एक बार तो एक नेता ने अपने अपोजिशन के लीडर को नीला ड्रम गिफ्ट किया था। उसको लेके बड़ा बवाल मचा था। यानी पुरुष वर्ग में भी नीले ड्रम को लेके काफी दहशत का माहौल था। लोग एक दूसरे को चिढ़ाते थे, डरते भी थे। अगर किसी की पत्नी नीला ड्रम गलती से भी खरीद लाए तो न जाने कितने ताने बाने उसको सुनने पड़ते थे। तमाम तरह तरह की बातें हुई। देश दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा हुई और वजह यह थी कि एक लड़की ने पहले तो लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद अपने पति को बाहर कमाने के लिए भेजा। उसके बाद जब पति बाहर कमाने के लिए जाता है तो इधर पत्नी एक नया रिलेशन बनाती है। बनाने के बाद फिर पुराना पति बीच में व्यवधान डालने लगता है तो फिर उसको रास्ते से हटाने के लिए विदेश से बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर उसका कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद बॉडी को उसी नीली ड्रम में डाल के इस तरह से सीमेंट और तमाम चीजों से चुनवा दिया गया कि लाश की ना ही बदबू बाहर आई, ना ही कोई चीज और बाहर आई। धीरे धीरे वो तो जांच पड़ताल हुई, तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ। कायदे से जब ये मामला हुआ था तो फिर तमाम महिलाओं को शक के दायरे में डाल दिया गया। उनको अलग अलग चीजों से संबोधित किया गया, कई सारे आरोप लगे। लेकिन आज एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। इस कहानी को जब आप पूरा सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ख्याल, एक सवाल आएगा कि भले ही चाहे जितना महिलाओं को बुरा भला बोल दें, चाहे जितना उल्टा सीधा बोल दें, लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई है कि आज भी महिलाएं जुल्म और सितम ज्यादा सहती हैं, क्योंकि दिल की वो भोली होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कहने सुनने में वो आ जाती हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर उनकी जान भी चली जाती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज की आप पूरी कहानी सुन लीजिए। पूरी कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी मशहूर जगह है देवास। ये कहानी देवास की है। बात 29 तारीख की, 29 सितंबर की। 29 सितंबर साल 2025 को इसी देवास में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था लक्षिता चौधरी। उम्र बामुश्किल 19 साल। 19 साल की इस उम्र में ठीक ठाक पढ़ने लिखने में थी। परिवार वाले ठीक ठाक तरीके से उससे खुश रहा करते थे। कॉलेज जाया करती थी। 12th का एग्जाम उसने ठीक ठाक तरीके से दिया था तो बढ़िया नंबर मिला था। यानी ना ही कोई दिक्कत थी, ना ही कोई परेशानी थी। तमाम काम उसका बढ़िया चल रहा था। इसी दौरान अब चूंकि नवरात्रि और दशहरा, तमाम लोग गरबा खेलते हैं। लड़कियां इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, काफी खुश होती हैं। तो अपने घर से वो 29 तारीख को ये बता के निकलती है लक्षिता चौधरी कि मम्मा मैं बाहर जा रही हूं, कॉलेज जाना है और कॉलेज जाने के बाद वैसे कुछ शॉपिंग करूंगी और शॉपिंग करके वापस आऊंगी और शाम को मैं गरबा खेलने जाऊंगी। ये बात उसने बोली। बोलने के बाद वो चली गई कॉलेज। इधर माँ बाप अपने काम में बिजी। पूरा दिन गुजर गया, शाम हो गई। अब चूंकि उसने माँ को बताया था कि वो कॉलेज जाएगी, कॉलेज जाने के बाद वापस मार्केट जाएगी, फिर शॉपिंग करेगी, फिर गरबा खेलने जाएगी। तो माँ को लगा कि चलो घंटे 2 घंटे लेट होगा तो क्या परेशान होना। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। शाम के 7 बज गए। इधर लक्षिता आई नहीं। माँ ने फोन किया, फोन लगा नहीं। थोड़ा थोड़ा माँ नाराज हो रही कि बताओ 19 साल की एक लड़की इस तरह से अपने मन की हो गई कि कहीं भी मुंह उठा के निकल जाती है। माँ की कोई इज्जत ही नहीं है, बाप का कोई डर ही नहीं है। आमतौर पे जो लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं वो तमाम चीजें माँ ने मनी मन सोची और सोचने के बाद इंतजार करने लगी कि आने दो लक्षिता को, आज इसको ठीक ठाक डांट लगाऊंगी। इसके बाद लक्षिता का इंतजार होने लगा। तब तक पिता भी वापस आ गए। रात के 9 बज गए। अब रात के 9 बज गए और लक्षिता का कुछ अता पता चला नहीं। अब धीरे धीरे परिवार वाले परेशान होना शुरू होते हैं, क्योंकि मन में अब तरह तरह के नेगेटिव ख्याल। चूंकि फोन लग नहीं रहा था, बार बार माँ फोन कर रही थी, पिता फोन कर रहा था, फोन नेटवर्क में भी नहीं था, व्हाट्सएप पे डबल टिक नहीं हो रहा। अब हो ना हो इन लोगों को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। इन्होंने सोचा कि भाई चलो खोजते हैं। तो सबसे पहले तो कॉलेज के दोस्तों से पूछा फोन करके कि बेटा क्या लक्षिता को किसी ने देखा है। ये बात जब पूछी गई तो आसपास के दोस्तों ने मना कर दिया। कहा कि नहीं आंटी, हमने तो नहीं देखा और आज तो वो स्कूल भी नहीं आई थी, कॉलेज भी नहीं आई थी। अब ये बात जब माँ ने सुना तो माँ का तो कलेजा फट गया कि घर से तो कॉलेज का बता के निकली थी और कॉलेज पहुंची नहीं तो कहां चली गई। माँ परेशान करे क्या। इसी बीच फिर दिमाग में और नेगेटिव ख्याल आए तो उसने फिर अलग अलग और दोस्तों से पता किया। उसके सबने वही जवाब दिया कि भाई लक्षिता का हमें नहीं पता, उससे तो बात ही नहीं होती। आसपास के लोगों से पूछा तो आसपास के लोगों ने भी सेम जवाब दिया कि हमें नहीं पता।
हैरान परेशान, अब क्या करें। धीरे धीरे पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि लक्षिता कहीं चली गई है, गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। जितने मुंह उतनी तरह की बातें। इसी बीच किसी ने सलाह दिया कि एक काम करो, चलो जाओ पुलिस स्टेशन और वहां पे कंप्लेन दर्ज कर दो। परिवार वाले डरे सहमे से, चूंकि बदनामी का डर भी था, मन में तरह तरह के ख्याल भी थे, एक नाराजगी भी थी। भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचते और पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि साहब, मेरी एक बच्ची 19 साल की लक्षिता चौधरी नाम है, ये उसकी तस्वीर है और ये गायब हो गई है। अब लक्षिता चौधरी गायब। पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर ली, कहा कि परेशान मत होइए, हम खोज देंगे। लेकिन अब चूंकि ना ही कहीं से कोई ऐसा वैसा फोन आया, ना ही कोई दोस्ती दुश्मनी का एंगल, तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं गई होगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, क्या परेशान होना। पुलिस वालों ने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की, उसके बाद परिवार वालों को हिम्मत बंधा के भेज दिया। अब इधर परिवार वाले परेशान, अपने तरीके से खोज रहे हैं, पुलिस वाले भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लक्षिता का कुछ अता पता चला नहीं। देखते ही देखते एक दिन गुजर गया और एक दिन गुजरने के बाद जब लक्षिता का पता चला नहीं तो मन में और डर। परिवार वाले भाग के कोतवाली पहुंच जाते हैं। कोतवाल साहब को पूरा मामला बताते हैं कि साहब 24 घंटे से ज्यादा हो गया, हमारी बच्ची गायब है और उसको खोज दिया जाए। कोतवाल साहब इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, थाने को आदेश देते हैं कि खोजा जाए भाई। थाने वाले अब खोजना शुरू करते हैं। 1-2 दिन और गुजर गए, लक्षिता का कुछ अता पता चला नहीं। परिवार वाले परेशान, पुलिस वालों से परेशान, तमाम बस स्टैंड देख लिया, तमाम रेलवे स्टेशन देख लिया, तमाम टैक्सी स्टैंड, जिस कॉलेज का बोल के गई थी वहां पता कर लिया, जहां वो शॉपिंग कर सकती थी, जहां पे उसने गड़बड़ ड्रेसेस लेने की बात की थी वहां पता कर लिया। लेकिन ना ही किसी के पास कोई जानकारी, ना ही किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन। वक्त रेत की तरह निकलता रहा, लक्षिता का कुछ अता पता चला नहीं। इसी दौरान लगभग 5 दिन गुजर गए। 27 तारीख से लक्षिता गायब थी, 2 अक्टूबर आ गया। इसी बीच 2 अक्टूबर जब आया, अचानक से इसी देवास में एक कॉलोनी है, वैशाली एवेन्यू कॉलोनी, बेहद पॉश इलाका है। तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, हाइजीनिक तरीके से, सफाई, चकाचौंध व्यवस्था, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। इसी दौरान आसपास के जो लोग इस कॉलोनी में रहते थे उन्होंने महसूस किया कि कुछ बदबू आ रही घर से। कायदे से उन्होंने नोटिस ये चीजें 30 तारीख को ही कर ली थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद किसी के घर चूहा हुआ मरा होगा, फेंक दिया जाएगा। लेकिन 30 को बदबू आई, फिर पहली को आई, 2 को ये बदबू बहुत तेज थी, एकदम सांस लेना दूभर था। तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन पढ़े लिखे लोग थे, खुद कूदने के बजाय इनको लगा कि भाई पुलिस को फोन किया जाए। उसके बाद पुलिस को इन्होंने फोन किया, पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद इन्होंने भी देखा कि भाई बदबू तो बड़ी तेज है और एक घर से आ रही, घर के बाहर ताला बंद है। फिर क्या था, पुलिस ने तमाम मीडिया और बाकी वीडियोग्राफी करने वालों की नजर में ताले को तोड़ा। तोड़ने के बाद अंदर दाखिल हुए। जैसे अंदर दाखिल हुए, अंदर सांस लेना नामुमकिन था। रुमाल उमाल जैसे तैसे करके चीजें लगा के अंदर जब पुलिस वाले झांकते हैं तो देखते हैं कि अंदर जो बदबू आ रही वो एक नीले ड्रम से आ रही। अब आमतौर पे हमारे देश में अगर नीला ड्रम और उससे बदबू आए तो पुलिस वाले हो चाहे आम इंसान, सबके कान खड़े। तो यहाँ पुलिस वाले भी फौरन अलर्ट मोड में आ गए, उस नीले ड्रम के पास गए। जैसे ही नीले ड्रम के अंदर झांका तो देखा कि चादरें पड़ी है। अब उन्हें लगा कि चादर पड़ा है, चादर से बदबू, क्या है ये। हाथों में दस्ताने लगा के उस चादर को हटाया और जैसे ही हटाया, अंदर जो कुछ देखा उसको देखने के बाद चाहे पुलिस हो चाहे आम आदमी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी, पूरा शरीर फूल के सड़ गया था, हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और जैसे तैसे करके उस बॉडी को उस ड्रम में ठूंसा गया था और शायद जिंदा हालत में ही उसमें डाल दिया गया था। ये चीज जैसे पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद सन्न रह गए। फौरन उस ड्रम को बाहर निकाला। मामला पूरे इलाके में फैल गया कि नीले ड्रम में फिर एक लाश मिली। फौरन इस मामले को बड़ा तवज्जो भी मिला। देखते ही देखते पूरा मामला हाईलाइटेड हुआ। हाईलाइटेड होने के बाद इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टरों ने, जो सिटी हॉस्पिटल के थे, उन्होंने जब बॉडी देखी, देखने के बाद उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो बॉडी है पूरी तरह गल गई है और हमारे पास इतनी एक्सपर्ट चीजें नहीं है कि हम पोस्टमार्टम कर सकें। इसके बाद इस बॉडी को वहां के इंदौर भेजा गया। अब इंदौर में इस बॉडी का पोस्टमार्टम होना था, तब तक बॉडी की शिनाख्त कराई गई।
पता चला ये बॉडी किसी और की नहीं, उसी बच्ची की है जो 27 तारीख से अपने घर से गायब है। माँ बाप को बुलाया गया, उन्होंने बॉडी को देखा। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन कपड़े और बाकी चीजों से उन्होंने पहचान की। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची है साहब। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, एक लड़की जो रहती दूसरे इलाके में है, अचानक से एक दूसरे इलाके में आती है, इधर घर से गायब हो गई। यहां पे वो आई कैसे, एक ड्रम में वो पहुंची कैसे, किसने मार दिया, क्या कहानी है? ये तमाम सवाल ऐसे थे जो पुलिस वालों को भी खाए जा रहे थे, आसपास के लोगों को भी खाए जा रहे थे। चूंकि मामला नीले ड्रम से संबंधित था तो पूरे इलाके में हड़कंप है। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और सबसे पहले जिसका कमरा था उसकी कुंडली खंगालते हैं, साथ ही इस लड़की की कुंडली खंगालते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, इस लड़की के मोबाइल फोन को टेक्निकल सर्विलांस के सहारे से चेक करते हैं, साथ ही जिसका कमरा था उसके बारे में पता करते हैं। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कई घंटे गुजर गए इन तमाम प्रोसीजरों में। इसी दौरान कोतवाली में ही एक 33 साल का आदमी आता है। इधर पुलिस वाले परेशान, कोतवाल साहब अलग परेशान कि इतना बड़ा केस है, क्या होगा, मीडिया हाईलाइट करेगी जरूर। आदमी आता और कहता है कि मुझे कोतवाल साहब से मिलना है। अब आमतौर पे पुलिस वाले कहते हैं कि भाई कोतवाल साहब इतने फ्री थोड़ी नहीं तुमसे मिल लेंगे, बात बताओ। आदमी कहता है कि नहीं, मुझे बस कोतवाल साहब से मिलना है। पुलिस वाले कहते हैं क्या हुआ है? इस पे आदमी कहते हैं कि मैंने कत्ल किया है और जिस मामले की जांच पड़ताल आप लोग कर रहे हैं इसका मेन मुलजिम मैं ही हूं। अब ये बात जैसे ही आसपास के लोग सुनते हैं और पुलिस वाले सुनते हैं, सबके कान फटे के फटे कि ये क्या बोल दिया इसने, कत्ल किया हूं और जिस केस की जांच पड़ताल हो रही उसमें ये दोषी है, खुद को बता रहा, तो पागल वागल तो नहीं है? इसने कत्ल किया तो ये भाग सकता था, तो थाने क्यों आया? सवाल कई सारे, जवाब कोई नहीं। इसी बीच किसी ने कोतवाल साहब को बताया, कोतवाल साहब भागे भागे आए। उन्होंने फिर इस आदमी से पूछा कि भैया तुम कौन हो? इसने बताया कि साहब मेरा नाम मनोज है और जिस लक्षिता चौधरी के कत्ल की जांच पड़ताल आप कर रहे हैं वो मैंने किया है। तो ये बात कोतवाल साहब जब सुनते हैं तो उनको लगा कि चलो भाई, तार कोई मिल नहीं रहा था, यहां तो कातिल मिल गया, तो सीधा सीधा जैकपॉट। उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई क्यों किया कत्ल? अब ये सवाल जब पूछा गया तो शुरुआत में तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे जो पूरी कहानी निकल के सामने आई वो कहानी बस लव, लस्ट और धोखे की है। और इस कहानी की जो असल शुरुआत है वो लगभग 4 साल पहले होती है, जब लक्षिता महज 15 साल की थी और जो मनोज था वो 30 साल का। 30 साल की उम्र में मनोज एक नौकरी किया करता था। मनोज का घर भी कहीं और था। नौकरी के चक्कर में अक्सर अलग अलग जगहों पे वो किराए के कमरे लिया करता था और इसी दौरान एक बार उसने कमरा जो है वो लक्षिता की कॉलोनी में ले लेता है। लक्षिता की कॉलोनी में उसने कमरा लिया। कमरा लेने के दौरान वहां पे रहने लगा। इसी दौरान लक्षिता भी नई नई बड़ी हो रही थी। वो मनोज को देखती है। मनोज देखने में बड़ा स्मार्ट, बॉडी बड़ी बढ़िया। कहीं ना कहीं लक्षिता उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। मनोज भी लक्षिता को देखता है तो लक्षिता भी देखने में बेहद खूबसूरत। मनोज भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दूसरे को देख के स्माइल करना, फिर बातचीत करने की कोशिश करना। क्योंकि मोहल्ला एक था तो कभी ना कहीं फिर मुलाकात, बातचीत होनी शुरू हो जाती है। दोनों की हो भी गई। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के साथ जीने मरने की कस्में खाना। एक सिंपल प्लान था कि दोनों जब सेट हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। तमाम चीजें बिल्कुल बढ़िया चलती रही। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ना ही दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई हुई, ना कभी कोई झगड़ा हुआ। वक्त के साथ साथ रिश्ता बड़ा मजबूत हो गया। इसी दौरान मनोज को अपना रूम चेंज करना पड़ा। वो वैशाली एवेन्यू में आ गया, यहाँ पे रहने लगा। लेकिन रहने के दौरान भी कभी इन दोनों के बीच ना कोई तकरार, ना कोई झगड़ा, ना प्यार कम हुआ। जब भी लक्षिता को मौका मिलता वो आने लगती, मौका मिलता अब चली आती। इसी दौरान चंद दिन पहले की बात है, लक्षिता एक बार मनोज से मिलने आती है और आने के दौरान वॉशरूम जाती है और इसी दौरान लक्षिता के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, लक्षिता का फोन जब लाइट उसकी ऑन होती है, मनोज उस नोटिफिकेशन को देखता है और जैसे ही देखता है कि कुछ लड़के हैं। पैटर्न उसको पता था। उसने फोन खोला। खोलने के बाद उसने देखा कि कई सारे लड़कों से लक्षिता ने बातचीत की है। ये बात जैसे ही मनोज देखता है, देखने के बाद उसका कलेजा फट जाता है। उसको लगने लगा कि मेरा जो प्यार है वो मेरे साथ बेवफाई कर रहा। बेवफाई का ख्याल जैसे ही आया, फौरन मनोज ने प्लान बना लिया कि इसने मुझे धोखा दिया, मैंने इसके लिए तमाम चीजें की, अब इसको सबक सिखाना है। फिर क्या, नवरात्रि में
लक्षिता को गरबा खेलने का शौक था, तो इसने एक दिन पहले ही यानी 26 तारीख को गरबा खेलने के लिए कपड़े ले लिए ताकि इसको बहाना मिल सके। घर से ये बता के निकलती है कि मैं गरबा खेलने के पहले कॉलेज जाऊंगी और फिर कपड़े लूंगी ताकि 4-6 घंटे घर वाले डिस्टर्ब ना करें। लक्षिता अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के आ जाती है मनोज से मिलने कि गरबे की जो मैंने ड्रेस ली है उसको दिखाऊंगी, कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करूंगी, फिर शाम को घर वालों को बता दूंगी कि मैंने ये ड्रेस लिया और गरबा खेलने जा रही हूँ। लक्षिता आती है, तैयार व्यार होके दिखाती है, लेकिन मनोज तो खुश नहीं था। बार बार उसके जहन में एक सवाल कि भाई लड़के कौन थे। उसने फिर पूछना शुरू किया। लक्षिता ने इधर उधर की बातें बताई, लेकिन मनोज ने पहले पूरी प्लानिंग कर रखी थी, ड्रम वरम पहले से ही आ रखा था। गुस्से में उसने फिर लक्षिता को पीटना शुरू किया। लक्षिता ने कुछ और बुरा भला कहा। क्राइम सीन पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। लेकिन जब काफी तकरार हो गई तो फिर मनोज के सर पे खून सवार हुआ और खून सवार होने के बाद मनोज ने लक्षिता को बुरी तरीके से पीटा। उस ड्रम में पानी भरा, हाथ पांव लक्षिता का बांध दिया। 19 साल की लड़की, लगभग 50 किलो उसका वजन था, शरीर में ताकत थी नहीं, लड़ नहीं पाई। हाथ पांव बांधने के बाद उसको उस ड्रम में डाल दिया। हाथ पांव बंधा था तो ना तैर सकती थी ना कुछ कर सकती थी। इस वजह से घुट घुट के उस पानी में डूबती रही, एक उम्मीद कि अब बाहर निकालेगा, अब बाहर निकालेगा। लेकिन मनोज पूरा हैवान बन चुका था, वो बाहर निकालता नहीं और अंत में डूब के उसकी मौत हो जाती है। अब लड़की डूब जाती है। जो मनोज था वो चादर वगैरह डाल देता इस उम्मीद में कि चलो पकड़ा नहीं जाऊंगा, लाश कभी खुलेगी नहीं, किसी की जानकारी में आएगी नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब लाश बदबू करने लगी और मनोज वहां से फरार हुआ और उस बाद में उसको पता चला कि अब सिचुएशन खराब है, पुलिस घर तक आ गई तो पकड़ा जाऊंगा, तो उसने भागना सही नहीं समझा और उसने अपनी गिरफ्तारी करवा ली। और अब जाके इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही। तो आप सोच के देखिए कि एक नीला ड्रम जिसको तमाम तरीके से बदनाम किया गया, तमाम बातें की गई, आज उस नीले ड्रम की सच्चाई ये है कि उसमें आज एक लड़की भी मार दी गई, उसको डुबो के उसी तरीके से मारा गया, शायद वही दर्द उसने झेला। लेकिन लड़के का मामला था तो काफी हाईलाइटेड हुआ, अब लड़की का मामला है तो खामोशी सबने इख्तियार कर रखी है। ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा और कहानी सुनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।